तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नियो क्लासिकल एज के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1660 में और जो अंत होता है 1798 के आसपास। और इसी नियो क्लासिकल एज के अंदर आपको और भी कई सारे एजेस मिल जाएंगे, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन एज जो है वो आएगा। इसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, और साथ ही साथ अगस्टन एज, और साथ में हम इस अगस्टन एज को हम कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये इसके बाद आता है, अगस्टन एज के बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक चला, जिसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, और अगस्टन एज जो चला 1700 से लेके 1750 तक। एज ऑफ सेंसिबिलिटी पे आएंगे तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी चलता है 1750 से लेके 1798 तक, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको नियो क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है इसके बारे में बता दूं। नियो का अर्थ होता है न्यू, और क्लासिकल उसके लिए कहा जा रहा है जिसे हम कह सकते हैं डे ऑफ रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स। उस समय की यादों को, वहाँ से कुछ लिए गए चीज़ों को फिर से दोबारा लेके आना और उनको नए तरीके से लिखना। और इसको हम लोग एरा ऑफ द एनलाइटमेंट भी कहते हैं, जिसमें लॉजिक और रीज़न के बारे में बात की जाती है। जिसका मतलब ये जो एज है इसमें आपको बहुत तरह की उन्नतियाँ दिखाई देगी। वो केवल मात्र साहित्य के रूप में ही नहीं बल्कि साइंस के रूप में भी आप देख सकते हैं उस समय बहुत ज़्यादा उन्नति चल रही थी। और ये जो एज ख़त्म हो रही है, इस एज के ख़त्म होने के साथ साथ एक नए एज का उद्भव हो रहा है, जिसमें आपको मिल जाएगा रोमांटिक एज। ठीक है, जिसमें आपको वर्ड्सवर्थ या कोलरिज के बारे में जानने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं 1798 में जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हो रहा है तो इसी के साथ साथ नियो क्लासिकल एज ख़त्म हो रहा है। इस एज को हम लोग रिस्टोरेशन एज भी कहते हैं, और इसके पीछे भी एक उद्देश्य है जो 1660 से लेकर 1700 तक चलता है, क्योंकि इस समय जो यहाँ के राजा थे उन्हें रिस्टोर किया गया था। इसके पहले जो था वो ओलिवर क्रॉमवेल यहाँ पे शासन कर रहे थे, जो कोई राजा नहीं थे, खुद को प्रोटेक्टोरेट कहते थे, मतलब यहाँ का शासक नहीं थे, मगर तानाशाही तो ज़रूर थे। तो उनके चले जाने पे लोग बड़ी खुशियाँ मनाते हैं और किंग को लेके आते, मतलब असल में तो वो मर जाते हैं। उनके बेटे जो थे ओलिवर क्रॉमवेल के, वो उसे चला नहीं पाते, ऑपरेट नहीं कर पाते। तो इसके बदले यहाँ पे चार्ल्स द सेकंड को दोबारा रिस्टोर किया जाता है। यही है इसका कारण कि रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो फ्रांस में भाग गए थे, तो वो एग्जाइल में थे और उनको बुलाया जाता है दोबारा और कहा जाता है कि आप फिर से आइए और राजगद्दी में बैठिए। इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम नियो क्लासिकल पढ़ रहे हैं या रेस्टोरेशन। असल में रेस्टोरेशन एज नियो क्लासिकल के अंदर ही समा जाता है, और इसके साथ साथ अगस्टन एज भी आता है, जिसको हम लोग एज ऑफ पोप भी कहते हैं, जो 1700 से लेकर 1750 तक चलता है। और इसके बाद का जो एज आता है जिसे हम लोग कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं एज ऑफ जॉनसन, क्योंकि इस टाइम जॉनसन बहुत ज़्यादा फेमस थे। एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एक ऐसे समय काल में हो रहा है जिस टाइम दोनों एजेस के एक क्या है फ़र्क समझ में आ रहा है इस जगह पे, कि नियो क्लासिकल ख़त्म हो रहा है और एक नया एज यहाँ पे आ रहा है जिसको हम कहते हैं रोमांटिक एज। तो इसलिए इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा गया है, जो 1750 से लेकर 1798 तक चला। अभी आते हैं न्यू क्लासिकल राइटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जो राइटर्स थे इस समय के, जो भी लेखक आ रहे थे, वो सारे के सारे रोम और ग्रीक के स्टाइल को इमिटेट कर रहे थे, उनको देख के प्रेरित हो रहे थे, उनको पढ़ के समझ रहे थे और उनसे इंस्पिरेशन लेके अपना कार्य कर रहे थे, अपने कामों पे सफल हो रहे थे। और इसमें मूल रूप से यहाँ के किसी भी कार्य के ऑर्डर को, एक्यूरेसी को और स्ट्रक्चर को ज़्यादा गौर किया जाता था। मनुष्य के नेचर को जानना ज़रूरी होता था और हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसे समझाया जाता था, जिसे कहते थे सुप्रीमेसी ऑफ रीज़न। इसके साथ साथ यहाँ पे कहा जाता था कि इंसान जो है वो लिमिटेड बीइंग है, यानी कि वो हर चीज़ नहीं कर सकता है, और हैविंग लिमिटेड पावर, उसके पास एक लिमिटेड पावर है, वो बहुत कुछ कर सकता है मगर बहुत सारे उसके दायरे होते हैं, वो उसके बाहर कुछ नहीं कर सकता है। मतलब इंसान
जो भी करे वो एक लिमिट में कर सकता है, उससे बाहर का नहीं, सीधी बात यही है। और इस समय की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस समय पे जो वर्क्स लिखे जा रहे थे वो एक दूसरे को अटैक करते हुए लिखे जा रहे थे। इसमें बहुत ज़्यादा सटायर होता था, एक दूसरे को वो जैसे आज के ज़माने में रैपिंग पे आप देख सकते कि डिवाइन और एमिवे बंटाई के बीच पे डिश चलता है, वो वैसा ही कुछ था उस समय भी। और ये लगातार चलता गया पूरे समय भर, जिसमें आप पोप को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पोप भी यहाँ पे किसी न किसी को सटायर कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एसेस जो लिखे जाते थे, वर्स और पोस्ट, इसके अलावा कॉमिक और सटायर, ये सब शामिल था यहाँ पे। और इस समय के कुछ खास लिटरेरी आर्टिस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम तो इस यहाँ पे आने वाला है जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये कुछ खास यहाँ पे राइटर्स थे। और अब बात करते हैं सर विलियम डेवेनेंट के बारे में, जिन्होंने ऑपरेट किया था जो पहला रेस्टोरेशन एज के बाद प्ले हाउस खुला था उसको, और उन्होंने साथ ही साथ एपिक लिखने की भी कोशिश की थी, और वो एक प्ले राइट भी थे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सर विलियम डेवेनेंट कौन थे। इज़ द ऑपरेटर ऑफ द फर्स्ट प्ले हाउस ओपन आफ्टर रेस्टोरेशन एज। क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि रेस्टोरेशन एज के पहले वाला जो एज है उस समय कोई भी थिएटर नहीं ओपन हुए थे। 1542 में इसको बंद कर दिया गया था, जिस टाइम चार्ल्स द फर्स्ट इंग्लैंड के शासक थे। उसके बाद जब ओलिवर क्राउमवेल प्रवेश करते हैं शासन में, तब भी वो उस चीज़ को बैन कंटिन्यू रखते हैं और अत्याचार अत्यधिक बढ़ जाता है। मगर जब रेस्टोरेशन एज आ रहा है, यानी कि वहाँ पे राजा बदल रहा है, तो उस वक्त चार्ल्स द सेकंड जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको फिर से रिस्टोर कर रहे हैं, वो फिर से थिएटर्स को खोल रहे हैं। और अगर ड्राइडन के बारे में बात करें तो ड्राइडन अपॉइंटेड एज द इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरेट इन 1668। तो पोएट लॉरेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो पोएट लॉरेट है वो कौन है, तो वो है जॉन ड्राइडन। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, और उनकी कविताओं को, उनके प्लेस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं। और अगर हम महिलाओं के बारे में कहें तो एफ्रा बेन एक बहुत ही माइलस्टोन नेम आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। ये एफ्रा बेन जो थी वो फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल थी जो नॉवेल लिखा करती थी या कविताएं लिखा करती थी, जो 1670 के आसपास वो अपना कार्य दिखा रही थी अपनी दुनिया को। वो एक ऐसी महिला बनी जिसने अपना स्यूडोनेम यूज़ नहीं किया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो काम तो करती थी मगर अपना स्यूडोनेम इस्तेमाल करती थी, यानी कि अपना असली नाम छुपाती थी। और इसी प्रकार ये एज यहाँ ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है इस एज के बारे में बताना। और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारी ये वीडियो आपको शायद बहुत ज़्यादा मददगार हुई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मार दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।